मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो उसमें हमने कल क्लास में बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन है वो पढ़ा था। इसके अलावा बेसिक फीचर्स थे स्पेक्ट्रोमीटर के, वो पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतंत्रता की कोटि। हिंदी में बोला जाएगा स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक नंबर में तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि क्या रहेगी। तो उसमें अपन क्या लिखेंगे कि कोई भी एक मॉलिक्यूल बोले या कोई भी परमाणु है, कोई भी मॉलिक्यूल या परमाणु 3D में या त्रिविम में कितनी प्रकार से गति कर सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, कोई भी अणु या परमाणु 3D या त्रिविम में कितनी प्रकार से गति कर सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट आएगा कि कोई भी एटम होता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले या एटम बोले। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हिंदी रहेगी एक परमाणविक अणु। एक परमाणविक अणु का मतलब जो एक परमाणु से मिलके बने हुए होते हैं। तो एक परमाणु वाले तो अणु क्या, उसको परमाणु ही बोल देंगे हम कि ये क्या एक परमाणु है। तो परमाणु या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो एक परमाणु से मिलके बनते हैं। तो ये जो परमाणु या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में गति कर सकते हैं। इनकी इस गति को स्थानांतरण गति कहा जाता है। ट्रांसलेशनल गति भी बोल सकते हैं या फिर इसको स्थानांतरण गति भी बोल सकते हैं। तो परमाणु या एकल परमाणविक अणु तीनों डायरेक्शन या तीनों निर्देशांक एक्स वाई जेड में गति कर सकता है और इनकी यह गति स्थानांतरण गति कहलाती है। अब जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल या परमाणु होगा उसमें केवल और केवल स्थानांतरण गति पाई जाती है। तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। परमाणु या मोनोएटॉमिक एकल परमाणविक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि ये केवल एक ही प्रकार की गति करता है। वो कितने प्रकार की गति करता है वही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता की कोटि। तो परमाणु या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, टोटली कितनी मानी जाएगी, ये 3 मानी जाएगी। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट, अब मोनोएटॉमिक के बाद में हम बात करते हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल की। मोनोएटॉमिक के बाद में किसकी बात करेंगे, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि 2 परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल भी तीनों डायरेक्शन में गति कर सकते हैं एक्स वाई जेड में। तो 3 इनके क्या होगी, स्थानांतरण की गति होगी। इनकी जो ट्रांसलेशनल मोशन है या स्थानांतरण गति है उसका मान भी क्या रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या रहेगा कि डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो स्थानांतरण गति के अलावा 2 प्रकार की गति और भी कर सकते हैं। उनमें से दोनों का नाम रहेगा, एक तो रहेगा इसमें वाइब्रेशनल मोशन यानी कि कंपन गति, और दूसरी हो जाएगी इसके अंदर रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। तो द्विपरमाणुक में हम क्या लिखेंगे कि द्विपरमाणुक जो अणु होते हैं वो तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड में स्थानांतरण गति कर सकते हैं, इसलिए इनकी स्थानांतरण गति का मान रहेगा 3। इसके अलावा द्विपरमाणुक अणु है वो स्थानांतरण गति के अलावा 2 प्रकार की गति और भी कर सकते हैं। उनका नाम रहेगा वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, कंपन गति, और ये रहेगी घूर्णन गति। तो 3 प्रकार की गति कर रहा है, टोटल संख्या याद करनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि किसी भी अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 3n के बराबर। फॉर्मूला रहेगा 3n, जहाँ पे कैपिटल N रहेगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला। किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आएगा कि स्थानांतरण गति के अलावा 2 प्रकार की गति और भी करेंगे, कंपन गति और घूर्णन गति।
अभी कितनी कितनी पाई जाती है वो देखें इसमें। तो स्थानांतरण गति तो ये हो जाएगी ना, देखो आप इस प्रकार से है, दो मॉलिक्यूल है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। यदि ये दोनों इस डायरेक्शन में जाए तब बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में गति करें, दोनों ये ऐसे जाए इसका मतलब वाई डायरेक्शन में गति करें, और दोनों ऐसे जाए इसका मतलब ये जेड डायरेक्शन में गति करें। तो तीन स्थानांतरण की गति डायटोमिक की कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें वाइब्रेशनल मोशन की और रोटेशनल मोशन की। इसमें से वाइब्रेशनल मोशन है वो तो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, क्योंकि अपने को टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, स्थानांतरण का पता है, घूर्णन का पता है, तो ज्ञात कौन सी करनी है अपने को, कंपन वाली ज्ञात करनी है। घूर्णन वाली गति में क्या आता है, घूर्णन वाली गति में कोई भी जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल ने यहाँ पे क्या किया, ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसने क्या किया, डायटोमिक मॉलिक्यूल ने यहीं पे है, तो एक अक्ष के सापेक्ष, जैसे ये अक्ष है तो ये यहाँ पे स्थिर रहेगा, ये वाला वाई एक्सिस पे भी घूर्णन कर सकता है और ये वाला जेड एक्सिस पे भी घूर्णन है वो कर सकता है। तो एक को स्थिर रखेंगे, दूसरा परमाणु होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा, तो इसमें रोटेशनल मोशन कितनी होगी, 2 होगी। अक्ष को यदि कांस्टेंट मानेंगे कि अक्ष के ऊपर एक एटम है कांस्टेंट है, तो उसके सापेक्ष अक्ष पे प्रेजेंट दूसरा है वो वाई एक्सिस में भी रोटेशन कर सकता है और जेड एक्सिस में रोटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन या घूर्णन गतियों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और अब हमें ज्ञात करनी है इसकी वाइब्रेशनल मोशन। तो इसकी कंपन गति है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाएंगी, वो देखो फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम इसकी कंपन गति है उनको ज्ञात करने का। यहाँ पे देखें आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख देंगे इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों की गति यानी ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरण गति प्लस में रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति प्लस में वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति। अब इसका पता है, ये पता है, ये पता है, ये ज्ञात करनी है, तब क्या करेंगे हम इन दोनों को उठा के इस साइड ले जाएंगे, यानी वाइब्रेशनल मोशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फॉर्मूला रहेगा ये वाला 3n माइनस में ट्रांसलेशनल मोशन प्लस में रोटेशनल मोशन, इन दोनों का योग करके 3n में से माइनस करेंगे तो अपने पास में उस अणु की कंपन की गति कितने प्रकार की है वो अपने पास में आ जाएंगी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n था, n यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम, जिस परमाणु के लिए सॉरी जिस अणु के लिए हम कंपन गति ज्ञात करना चाह रहे हैं उस परमाणु में उपस्थित उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो यहाँ पे n की जगह लिखी जाएगी। अब हमें एक द्विपरमाणु अणु है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके लिए देखो आप कंपन की गति कितने आएंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के बराबर होंगी। डाई एटॉमिक है इसका मतलब n क्या है, नंबर ऑफ एटम, डाई एटॉमिक का मतलब 2 एटम है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होगी इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ गई 6। टीएम और आरएम का अपने को पता ही है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टीएम की वैल्यू, ट्रांसलेशनल मोशन 3 रहेंगी, चाहे मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे ट्राइएटोमिक हो, सभी के लिए स्थानांतरण की गति समान होती है और उनकी संख्या रहेगी 3। और रोटेशनल मोशन है उसकी संख्या डायटोमिक के लिए हमने भी ज्ञात की है, कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो इनका जो कंपन गति है वो ज्ञात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 3n माइनस ये क्या 3, ये क्या 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी द्विपरमाणु अणु की कंपन की जो गति है उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन गति ज्ञात करने के लिए कितनी संख्या इसमें कंपन वालों की, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 3n माइनस 6, जहाँ पे n रहेगा नंबर ऑफ एटम। अपने को पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम होते हैं, तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस में 5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि द्विपरमाणुक अणु उनके अंदर क्या होती है, केवल एक कंपन गति पाई जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम कंपन गति की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखें इसके अंदर अपन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल उनके बारे में देखेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल के बाद में हम जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, जिनमें एटम्स की संख्या 2 से अधिक होती है। पॉली एटॉमिक
मॉलिक्यूल्स यानी वे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है वो आएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब देखिए इनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के थे, तो इसमें देखा डाई एटॉमिक में 2 एटम थे, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, लीनियर या रेखीय बनेगी। अब पॉली एटॉमिक के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 मोर देन 2 रहेंगे, हमेशा 2 के इक्वल नहीं आएगा, मोर देन 2, यानी कि वे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है वे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, हो सकता है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक है वो रेखीय संरचना में हो, लीनियर स्ट्रक्चर में हो सकता है वो लीनियर नहीं हो कि किसी भी एक स्ट्रक्चर बना रहा हो, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना रहा हो। तो लीनियर में जैसे एग्जांपल एक तो आ जाएगा कि वे जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरे वे जो लीनियर के अलावा कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करते हैं। लीनियर के एग्जांपल में देखो इसमें C2H4 लीनियर रहेगा, CO2 लीनियर रहेगा, दोनों में ही एटम की संख्या 2 से ज्यादा है। नॉन लीनियर में आ गया जैसे आपका बेंजीन आ गया, H2 आ गया, ये नॉन लीनियर है, रेखीय नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसकी वी शेप होती है, तो दोनों ही किस में आते हैं, नॉन लीनियर में आएंगे। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखें डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं वो तो किसकी तरह होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह होते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो भी क्या होते हैं, रेखीय स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। इस कारण से इनके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगा 3n। ट्रांसलेशनल मोशन है वो आएगा इसके लिए 3, ये तो सभी के लिए 3 ही आएगा। रोटेशनल मोशन है वो इनके लिए क्या आएगा, 2 आएगा। तो इनके लिए वाइब्रेशनल मोशन कंपन की गति या कंपन की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करें तो वो कितनी रहेगी, टोटल में से इन दोनों को घटा देंगे -5, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम किसी भी रेखीय पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कंपन की कोटि अज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n की जगह 6 - 5 नहीं आएगा क्योंकि n क्या है, डाई एटॉमिक से अलग है, क्योंकि इसमें एटम की संख्या 2 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। नॉन लीनियर वालों में भी क्या रहेगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो इसके लिए भी 3n ही आएगा। ट्रांसलेशनल मोशन स्थानांतरण गति इसके लिए 3 आएंगी। रोटेशनल मोशन है उसकी गति इसके लिए क्या होती है, 3 के बराबर, क्योंकि जो बहुपरमाणविक अणु होते हैं ना वो तीन प्रकार से घूर्णन कर सकते हैं, इसलिए उसमें घूर्णन की गति कितनी आती है, 3 आती है। तो इसके लिए यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 3n - 6 आएगा। बस यही चेंज है, यहाँ पे 5 आ गया क्योंकि रोटेशनल मोशन 2 थी, दोनों का योग 5 हुआ। इसमें रोटेशनल मोशन एक बढ़ गई डाई एटॉमिक लीनियर की तुलना में, नॉन लीनियर वालों के अंदर रोटेशनल मोशन एक ज्यादा है, तो इन दोनों का योग 6 बनेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा 3n - 6 वाला, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, इसे हम C2H4 CO2 का ज्ञात करें। सबसे पहले हम CO2 की ज्ञात करें। CO2 क्या होता है, लीनियर में आता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिए लगाएंगे। CO2 के लिए अपने को कंपन की गति की संख्या ज्ञात करें तो फॉर्मूला रहेगा 3n - 5। बस ये देख लेना कि जो भी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ लीनियर का है नॉन लीनियर का है, लीनियर वाला तो ये फॉर्मूला लगा देना, नॉन लीनियर का तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो Vm = 3n - 5 हो गया। अब CO2 में n नंबर ऑफ एटम कितने, 3 है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, तो 3 - 5, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 में से 5 माइनस करें तो कितने आ गया, 4। इसका मतलब CO2 जो है उसमें कंपन गतियों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। आ गया, सभी के अंदर सभी लीनियर जो जितने भी ना उन सभी के अंदर अलग अलग बनेगी, वैसे नॉन लीनियर में भी अलग अलग बनेगी। अपन H2O की ज्ञात करें तो फॉर्मूला रहेगा 3n - 6। ज्ञात क्या करें, कंपन की गति ज्ञात करें। एन नंबर ऑफ एटम 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, तो 3 को 3 से गुणा किया -6, 9 - 6, तो आंसर आ गया अपना 3। और बेंजीन के लिए ज्ञात करने हो ना कंपन की गति, तब क्या करेंगे, बेंजीन के अंदर कितने टोटल, बेंजीन में एटम C6H6 है, बेंजीन में टोटल एटम कितने, 12 है, 12 को 3 से गुणा किएंगे 36, 36 माइनस में 6, तब यहाँ पे कितना आएगा, 30। यानी बेंजीन के अंदर कंपन गतियों की संख्या कितनी रहेगी, 30 रहेगी।
तो सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है लीनियर का है नॉन लीनियर का है। ये दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले से हम कंपन गतियां उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप रोटेशनल स्पेक्ट्रम। हिंदी में नाम रहेगा इसका घूर्णन स्पेक्ट्रा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी घूर्णन स्पेक्ट्रा की। आपको करवाए थे स्पेक्ट्रम के रीजन, जिसमें अलग अलग रेडिएशन वाले रीजन लिखवाए थे, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी, आईआर, विजिबल, ये सारे लिखवाए थे। उसमें से एक क्या था, माइक्रोवेव रीजन था। एक कौन सा रीजन था उसमें, माइक्रोवेव रीजन, यानी सूक्ष्म तरंगों का एक क्षेत्र था उसके अंदर। सूक्ष्म तरंगों का जो क्षेत्र था माइक्रोवेव वाला, इनकी एनर्जी तो क्या होती है, लो होती है, और इनकी वेवलेंथ या लैम्डा क्या होती है, हाई होती है। तब हम ये कहेंगे कि जब कोई भी अणु कम ऊर्जा तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाले सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से विकिरणों का या ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उस अणु में रोटेशन या घूर्णन होने लगता है। जब कोई भी अणु प्रकाश के माइक्रोवेव रीजन या कम ऊर्जा तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाले सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से विकिरणों का या ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उस अणु में घूर्णन होने लगता है। उस अणु में घूर्णन होने लगेगा। ठीक है, घूर्णन होने लगेगा तो घूर्णन से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल देंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोल देंगे। और इस प्रकार से घूर्णन से स्पेक्ट्रम बनाने की ये जो तकनीक रहेगी उसका नाम क्या रहेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हम बोल देंगे। डेफिनेशन रहेगी, जब कोई भी अणु है वो कम ऊर्जा तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाले सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं में घूर्णन होने लगता है। उस घूर्णन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तथा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यानी घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की जो टेक्निक होती है उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। कई जगह पे हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है वो माइक्रोवेव रीजन में बनता है। इस कारण से इसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ में सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ये रहेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन। उसके बाद हमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो पढ़ना है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, वो देखें क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपके ये यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें क्वेश्चन आपका एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटोर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तरों को समझाइए। दृढ़ घूर्णक के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको हमें यहाँ पे समझाना है। आगे समझ में हमें पढ़ना है, यहाँ पे दृढ़ घूर्णक है उसके एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखें इसके अंदर क्या आएगा। जो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसे हम दृढ़ घूर्णक है वो मान सकते हैं। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना, जो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम रिजिड रोटेटर मान सकते हैं। और रिजिड रोटेटर की या दृढ़ घूर्णक की डेफिनेशन क्या रहेगी कि किसी भी कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो जिसमें दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी या दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी घूर्णन करने से पहले और घूर्णन करने के बाद में समान रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो वो दृढ़ घूर्णक कहलाता है। तो इसमें एक बार वापिस सुने कि द्विपरमाणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल
जिसमें घूर्णन से पहले तथा घूर्णन के बाद दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी समान रहती है अर्थात परिवर्तित नहीं होती है, उसे रिजिड रोटर या दृढ़ घूर्णक के नाम से जाना जाता है। अब अपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें दो मॉलिक्यूल है, एक का मास क्या रहेगा m1 और दूसरे का क्या मानेंगे हम m2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने द्विपरमाणुक अणु है उसी को क्या मान लिया, उसी को हमने मान लिया रिजिड रोटर दृढ़ घूर्णक मान लिया। तो इस द्विपरमाणुक अणु में दो अणु हैं, दोनों का द्रव्यमान m1 और m2 है। ये रहेगा इनका यहाँ पे CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये। इसके सापेक्ष ये दोनों क्या करते हैं, परमाणु घूर्णन करते हैं। घूर्णन करने से पहले और घूर्णन करने के बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो क्या रहती है, सेम रहती है। घूर्णन से पहले देखेंगे तब भी ये r है, घूर्णन होने के बाद में देखेंगे तब भी ये r है, और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण केंद्र के सापेक्ष क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। अब मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस वाला जो एटम है m1 मास वाला, उसकी डिस्टेंस है r1, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। अब जरूरी नहीं है r1 r2 समान हो, अलग अलग भी हो सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m1 मास वाले एटम की डिस्टेंस r1 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m2 मास वाले एटम की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r2 के बराबर हो जाएगी इसमें। अब इसमें देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस साइड घूर्णन और इस साइड घूर्णन का मान, दोनों साइड में घूर्णन का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लाइन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के दोनों तरफ घूर्णन का मान समान रहता है, तो घूर्णन का मान समान रहेगा तो हम इसको लिखते हैं m1 r1 इस साइड और m2 r2 इस साइड लिखेंगे। ये रहेगी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 की हिंदी क्या रहेगी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र के दोनों तरफ घूर्णन का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इस साइड m1 इंटू r1 और इस साइड क्या लिखेंगे m2 इंटू में r2 लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान, इस पूरे मॉलिक्यूल के जड़त्व आघूर्ण का मान क्या रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोमेंटम संवेग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो इस अणु का जड़त्व आघूर्ण जिसे हम शो करेंगे कैपिटल आई से, वो किसके बराबर आएगा, समेशन mi/ri की स्क्वायर, उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें mi/ri इनका योग करें तो क्या आएगा m1 r1 की स्क्वायर प्लस में m2 r2 की स्क्वायर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो बना ही लिया होगा, इसके हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करें तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आएगा m1 m2, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सोल्व कर रहे हैं, और नीचे आएगा m1 प्लस में m2, और इसके बाहर हम यहाँ पे लगा देंगे r²। ये बनेगी अपनी 3 नंबर समीकरण। ठीक है, 3 नंबर समीकरण तक आ गई समझ में। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर। अब इस समीकरण नंबर 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I = μr²। समीकरण नंबर 4 बनेगी। अब समीकरण नंबर 4 में हम म्यू किसकी जगह लिखा है अपने, जहाँ पे म्यू बोला जाएगा रेड्यूज मास या समानित द्रव्यमान बोलेंगे इसको। ये किसकी जगह लिखा है, इस पूरे की जगह लिखा है, तो इसकी वैल्यू रहेगी m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m1, दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान का गुणनफल और उसके नीचे दोनों परमाणुओं के गुणनफल का योग है। ये रहेगा रिड्यूज मास या समानित द्रव्यमान के नाम से जाना जाएगा। तो समीकरण नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, समीकरण नंबर 4 तक हो गया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या रहेगा। नेक्स्ट में देखिए क्या रहेगा कि कोई भी एक घूर्णन करता हुआ अणु है, और यहाँ पे जो r है ना वो हो जाएगा r1 प्लस r2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m1 मास वाले की डिस्टेंस और m2 मास वाले की डिस्टेंस, टोटली जो r है वो r1 प्लस r2 के बराबर होता है। ये आ गया अपना। उसके बाद में आएगा कि कोई भी घूर्णन करता हुआ मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल का कोणीय संवेग
कोणीय संवेग L किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, आई ओमेगा से लिखा जाएगा। समीकरण नंबर बन गई 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम निम्न समीकरण की सहायता से दिया जा सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम L है, L से शो कर रहे हैं, समीकरण ये बनेगी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इस समीकरण में आई तो क्या है, ये रिड्यूस मास है, इसकी जगह ये फॉर्मूला आएगा। अब इस समीकरण के अंदर जो ये ओमेगा है अपना नया, ये ओमेगा क्या है, तो इन ओमेगा को हम बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है यहाँ पे ये। तो ये कोणीय संवेग है ना, तो ये वेग कौन सा रहेगा, कोणीय वेग रहेगा। तो एल तो है कोणीय संवेग और ओमेगा क्या रहेगा यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग के नाम से इसको जाना जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग है वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर क्वांटीकृत होते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम कि घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो क्वांटीकृत होंगी उनके लिए फॉर्मूला रहेगा √J+1 H के। तो इसमें इसके नीचे लाइन क्या लिखी जाएगी कि घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, जिन्हें हम निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्वांटीकृत होंगे तो L की वैल्यू, कोणीय संवेग ये है, कोणीय संवेग इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब अपने को पता है इस समीकरण में h कट किसके बराबर होता है, h/2 की होता है। तो इस समीकरण में भी ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू J+1 H/2 दोनों ही समीकरणों को हम एक साथ में समीकरण नंबर 6 के रूप में लिख देंगे। आ गया यहाँ पे ये। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसमें क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 6 में ये जो J आया है अपना, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन क्वांटम नंबर, रोटेशन क्वांटम नंबर या घूर्णन क्वांटम संख्या बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आगे कुछ भी हो सकती है। तो जे क्या रहेगा इसमें, घूर्णन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें आता है कोई भी घूर्णन करता हुआ अणु होगा, घूर्णन करता हुआ अणु है, उसकी ऊर्जा या एनर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी घूर्णन करते हुए अणु की ऊर्जा है, उसको हम किसे लिखते हैं 1/2 हाफ ओमेगा स्क्वायर से हम इसे शो करते हैं। तो किसी घूर्णन करते हुए अणु की ऊर्जा क्या रहेगी, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी इसके अंदर। और इससे पहले अपना L आ गया है कि L को हम आई ओमेगा से भी शो कर सकते हैं। 3 नंबर समीकरण में आया हुआ है, 4 नंबर में जहाँ भी आया है, ये आ गया था एक बार पहले वो समीकरण अपनी। अब इस समीकरण को हमें चेंज करना है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि इस पूरी समीकरण को हम I से गुणा कर देंगे, जड़त्व गुण से, और I का इसमें भाग देंगे। तो ये समीकरण क्या बनेगी वो देखें, हाफ आई क्या बन गया, आई स्क्वायर बन गया, ओमेगा स्क्वायर है ही, तो इस पूरे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे बचेगा 2 और ये आई, ये बन गया अपना। अब देखो आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है इस समीकरण से। तो एल स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो इस समीकरण में हम आई ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तब ये समीकरण क्या बन जाएगी, यहां से देखें, तब ये समीकरण बन जाएगी E इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 2i बन जाएगी। अब यहाँ पे अब हमें ये समीकरण नंबर जो बनी है 7 नंबर समीकरण बनी है, इस समीकरण के अंदर हम समीकरण नंबर 6 से L की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमें रखनी है L स्क्वायर की वैल्यू, L की नहीं रखनी, इसके स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रखनी है। तो स्क्वायर की वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी स्क्वायर बनेगी तो क्या बनेगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा, इसकी स्क्वायर आएगी तो ये कट जाएगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 और इसकी स्क्वायर 5, तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रहेगी, यानी कि ये हट गया, ये बन गया एल स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगी E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से क्या आएगा, यहाँ पे E इज इक्वल टू एल स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे, पहले ये वाला लिख देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन में 4
पाई स्क्वायर आई, इस 4 को इस 2 से गुणा किया तो सीधे इसको 8 लिख दें डायरेक्ट, पाई स्क्वायर और आई यहाँ से, और इसके साथ में गुणा में क्या है जे प्लस 1, रूट तो हट गया एल स्क्वायर करते ही। इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 8। तो समीकरण नंबर 8 है वो हमें किसी भी घूर्णन करते हुए अणु की ऊर्जा के बारे में बताती है। और ये जो ऊर्जा होती है इसको यदि हमें किस में व्यक्त करना हो, सेमी इनवर्स में, तो जूल में है। यदि इसको हमें सेमी इनवर्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऊर्जा को सेमी इनवर्स में व्यक्त करने के लिए समीकरण क्या बनेगी अपनी, ई जे इज इक्वल टू ई अपॉन में एच सी, ये लगेगा यहाँ पे। तो ये तो ऊर्जा होगी इसमें जूल में, हमें सेमी इनवर्स में ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला रहेगा ई अपॉन में एच सी, जहाँ पे ई ये वाली वैल्यू है, तो ये रखेंगे हम एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर आई सी, और उसके साथ में गुणा में क्या है एच सी, जो नीचे लिखा हुआ ई की तो वैल्यू ऊपर रख रहे हैं हम, एच सी ये वाला, और इनटू में क्या है जे, सॉरी रूट तो है नहीं, जे प्लस 1 है। अब इस एच से एक ये एच कट गया, तब ये कट पिटने के बाद में क्या बचेगा वो देखें, ये बचेगा अपना ई जे इज इक्वल टू एच, एक एच बच गया ऊपर, नीचे बच गया एट पाई स्क्वायर आई सी, और इनटू ये बच गया जे प्लस 1, ये बच गया। ये बनेगी अपनी समीकरण नंबर 9। उसके बाद में देखो नेक्स्ट चेंज इसके अंदर क्या करना है। नेक्स्ट चेंज में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 9 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। अब हमने समीकरण नंबर 10 लिखी है, उस समीकरण नंबर 10 में हमने बी किसकी जगह लिखा है, तो समीकरण नंबर 10 में हमने बी लिखा है इस पूरे की जगह। ये पूरा क्या है यहाँ पे एच अपॉन में एट पाई स्क्वायर आई सी है, और यहाँ पे इस बी बार को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक के नाम से इसे जाना जाता है। तो समीकरण नंबर 10 में जो बी लिखा है हमने, वो बी क्या रहेगा, अभी जो एनर्जी आएगी ना वो सेमी इनवर्स में आएगी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को हम वेव नंबर तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और तरंग संख्या की यूनिट होती है सेमी इनवर्स। अब ये जो बी है समीकरण नंबर 10 में वो रहेगा रोटेशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आती है एच अपॉन में एट पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, नोट करा के नीचे एक बात लिखी इसमें कि कोई भी अणु है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम तभी दर्शाएगा जब उसके लिए डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। यानी कोई भी अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा उसी कंडीशन में दर्शाएगा जब उसके लिए डेल वी की वैल्यू क्या आए, 0 आए, यानी कि उस अणु का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है वो होना चाहिए, यानी उसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल है घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो किसी भी अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए डेल वी की वैल्यू 0 हो, और उसके घूर्णन स्थिरांक का मान है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये रहेगी घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए आवश्यक कंडीशन रहेगी ये। और जैसे एग्जांपल में आ जाए कि ये है H2O2 और N2, ये जो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल ना, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु हैं, इनके लिए डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। जब इनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कभी भी घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि आवश्यक कंडीशन क्या है कि डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और इनके लिए क्या है डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।